हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखिए हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर करते करते हम चैप्टर के लास्ट में आ गए हैं और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था, फिर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो क्यों ज़्यादा स्टेबल हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। एंड साथ के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कहाँ क्या एक्सेप्शंस आती हैं, इंपॉर्टेंस कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके कहाँ कहाँ आ सकते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया। उसके पहले हमने क्वांटम नंबर्स किया। सो अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही कुछ और क्वेश्चंस। उसके बाद हमारा चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा एंड देन ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्या है देखिए क्वेश्चन, वाई आयरन पीसेज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट बट नॉट जिंक। आयरन के पीसेज मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं लेकिन जिंक नहीं करता। पहली बात तो हमें पता लग रहा है कि मैग्नेटिज्म की यहाँ बात हो रही है ना। हमने एक पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, टर्म्स हमने पढ़ी हुई है, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक पढ़ी हुई है ना। पैरामैग्नेटिक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एक्चुअली, और डायमैग्नेटिक क्या बताया था मैंने आपको। पैरामैग्नेटिक मतलब कोई भी सब्सटेंस एलिमेंट जिसकी आप बात कर रहे हो, पैरामैग्नेटिक तब है जब उसमें क्या प्रेजेंट हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फाइन। और डायमैग्नेटिक मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो मैग्नेट की तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा, जहां पे पैरामैग्नेटिज्म होगा, है ना, क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड और ये रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। सो इट मीन्स इन दोनों में से हमें फिगर आउट करना है कौन पैरामैग्नेटिक है एंड कौन डायमैग्नेटिक। इनफैक्ट फिगर आउट भी नहीं करना, हमें प्रूव करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी कह रहा है कि आयरन के पीसेस अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ लेकिन जिंक के नहीं होते। अब ये देखिए क्वेश्चन, आप ये कह सकते हो कि था तो मैग्नेटिज्म पे बेस्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आप शो करोगे, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है, तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे किसके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन की। आयरन, अब इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, राइट। इसका एटॉमिक नंबर है 26, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। मैंने आपको बताया था यहाँ तक कितना हो जाता है 20, ठीक है। यहाँ तक आपका 10 होता है, यहाँ तक हो गया 20। उसके बाद आपके कितने, आप ये देख सकते हो, चेक कर लेते हैं। मैग्नीज आपका 25 होता है, आयरन आपका 26 होता है, ठीक है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, देन कॉपर, जिंक, ठीक। एटॉमिक नंबर करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो 26 में 6 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, क्या करोगे आप, 3d6, है ना। यहाँ मैंने उसके बाद अब ऐसे 3d6 देखोगे तो आप तो ये सोचोगे इवन नंबर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। बहुत बार बच्चे ये गलती भी करते हैं, डायरेक्टली यहाँ देखते हैं कि इवन नंबर है, पेयरिंग होगी, बट आपको ये नहीं करना है। आपको पता है डी आपके जितने भी 5 ऑर्बिटल्स हैं आप उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके देखोगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब चेक करते हैं किसका, जिंक का। जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 और हमें पता है कि ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है, बट स्टिल लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। 20 यहाँ तक था, प्लस 10 30। इट मीन्स अब यहाँ 10, अगर आप ये पता लग रहा है कि इवन नंबर नहीं तो आप फिल करके देख लो। 5 ऑर्बिटल्स आपने ड्रॉ किए डी के, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, पहले 5 की फिलिंग देन अगेन 5 की फिलिंग। सो इट मीन्स 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ जिंक। उसके बाद आपको क्या मेंशन करना है, एज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन सी आयरन हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक है। एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगी कि देखो, जब हम कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो कुछ बच्चों की शिकायत रहती है, मैम हिंदी में पढ़ाइए, इंग्लिश में पढ़ाइए। मैं ऑलरेडी हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि बच्चों को समझ में आए, बट जितना थोड़ा बहुत हम बीच में इंग्लिश के टर्म्स या जो भी मैं आंसर बताती हूँ यूज़ कर रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आगे जाना है, कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं, सीबीएसई के एग्ज़ाम्स हैं, नो डाउट आप कहीं पे तो कुछ जगह आप हिंदी यूज़ कर सकते हो, बट सब जगह आपको हिंदी नहीं काम आएगी। आपको इंग्लिश को भी आप कह सकते हो कि हैबिट में लाना पड़ेगा धीरे धीरे, राइट। इसीलिए मैंने आपको, जैसे क्वेश्चन है ये, अगर इन केस आप नहीं समझ पाओगे तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी स्टूडेंट्स से कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो धीरे धीरे कोशिश करें थोड़ा थोड़ा कि आपको इंग्लिश में भी आंसर लिखना, एक्सप्लेन करना आने लगे। वो आएगा कैसे, रीडिंग से।
ये चीज़ें आपकी अचानक से नहीं आती हैं। रीडिंग हैबिट एक ऐसी चीज़ है, स्टडीइंग रीडिंग, उससे ग्रेजुअली आप कह सकते हैं हैबिट में आ जाएगी कि आंसर आपको एक्सप्लेन करना आ जाए, बेशक सिंपल लैंग्वेज में। ठीक, सो क्लियर हो गया। अब ये जैसे आपने शो तो कर दिया, एक्सप्लेन तो इसके बाद आपको करना पड़ेगा ना, वही चीज़ उसी पे मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज वाली बात बताई कि आपको शो करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स आपके आयरन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द मैग्नेट, बट जिंक में नहीं है, देयरफॉर नहीं होता। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो जिस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन PCrCu। ठीक है, अब ये देखो सिंबल दिया हुआ है, सबसे पहले आपको सिंबल से पहचानना है कौन सा एलिमेंट है। मैं डायरेक्टली यहीं से करती हूँ। P यानी आपका फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15। ठीक है, पहले तीनों का एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। क्रोमियम 24, कॉपर 29। क्रोमियम और कॉपर बहुत पूछा जाता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के रिगार्डिंग काफ़ी पूछा जाता है। अच्छा, उसके बाद आपसे हो सकता है इसकी कैटाइनिक स्पीशीज़ कोई दी हो, जैसे क्रोमियम प्लस, कॉपर 2+, उसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे। तो नॉर्मल जो आपका पेपर है उसमें सब्जेक्टिव में तो ये पूछा ही जाता है, एंड MCQs में भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 15 के लिए कैसे लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले लिखनी पड़ेगी तभी पता लगेगा। 1s2, 2s2, 2p6। ठीक, ये आपका हो गया 10। 15 यानी 5 और है। इसके बाद क्या आएगा आपका 3s2, 3p3। ठीक, करेक्ट है। 10 + 5 15, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, है ना, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दे रही हूँ P3 देख के, आपको पता भी है कि 3 ऑर्बिटल्स है, तीनों में सिंगली ऑक्यूपाइड है, बट एग्जाम में आपको क्रॉस चेक करना है, जैसे मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में बताया कि कई बार नंबर देख के हमें पता नहीं लगता कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। ठीक, ओके, नेक्स्ट है 24। ये याद रखना दोनों एक्सेप्शन वाले आपकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 कंप्लीट आ जाएगा ना। देन 4s2, पहले मैं वो बता देती हूँ जो आप लिखते थे, मतलब होना चाहिए 4s2, 3d4, बट क्या करेंगे हम 4s1, 3d5। चेक कर लो, यहाँ तक 10 था, 10, 12, देन 18, 19 और 5 24। ठीक, सो आपके यहाँ पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, 5 आपके D वाले, एक आपका S वाला। अगला करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 आ जाता था ना यहाँ पे भी, एंड 3d10 कंप्लीटली फिल्ड होता था, तो यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, 4s1 वाला खाली। ठीक, तो इसी में फर्दर पूछा जा सकता था कौन कौन सा बताओ कि पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, तो क्वेश्चन का फॉर्म जस्ट चेंज हो रही है। अच्छा, अगला देखो, मैंने खाली इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है, इसमें पूछा हुआ है कि कॉन्फ़िगरेशन दी होती है, पूछा जाता है कि या तो एटॉमिक नंबर बताओ या ये बताओ कि कौन सा एलिमेंट है विच करस्पॉन्ड्स टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। अब देखिए कैसे, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 एटॉमिक नंबर, प्लस 2 ये प्लस 1, ठीक है, 21। तो 21 एटॉमिक नंबर है जिसका, कौन है वो, स्कैंडियम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी नॉर्मल आपका जो एलिमेंट है आप वो इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है, आपने उसी से कैलकुलेट किया है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट है आपका ये, राइट एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। यहाँ पूरी दी हुई थी, यहाँ पे खाली बाहर वाली दी हुई है। अब ये आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती होगी देन आपको पक्का पता रहेगा कि कहाँ तक आपकी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है और क्या क्या एलिमेंट है। देखिए कैसे, जैसे 3s1 है, इस वाले में मैं कवर अप कर लूँ या दोबारा लिख देती हूँ, चलो 1s2, 2s2, 2p6, आपको पता है उसके बाद ही आप 3s लिखते हो ना, तो आप लिखोगे 3s1। सो टोटल कर लो, जस्ट पता लग जाएगा, 10 + 1 11, ये है आपका सोडियम। एटॉमिक नंबर का है तो आप उसका एटॉमिक नंबर भी बता दोगे, 11, है ना। अगर यहाँ एलिमेंट देखो यहाँ नहीं कहा था तो आपका आंसर हो जाएगा 11। ठीक, मैंने साथ के साथ उसका एलिमेंट का नाम भी बता दिया। ओके, नेक्स्ट है आपका 2p3। अब देखो ये तो आएगा नहीं, है ना, 2p3 हमारा लास्ट यहीं पे होगा ना, बस उसके पहले आपको उसके पहले की एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए कि क्या क्या आएगी। वो तभी पता होगा अगर आपको ऑफ बू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो जो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज के आपके सारे लेवल्स थे वो पता होने चाहिए कि किसके बाद कब क्या आता है। 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s, 3p है, फिर उसके बाद
4s आएगा पहले, फिर 3d आएगा। तो ये सीक्वेंस अगर पता होगा तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे। यहाँ पे अब क्या है, 2p3 तक है, सो 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट, यही हुआ ना। 2p3 में आपका इसका एटॉमिक नंबर हो गया 7, ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं 3d6। 3d6 में अगर आपको भी ध्यान हो, मैंने आयरन लिखा था ना जब वहाँ पे 4s2 तक आया था, एंड उसके बाद लिखा था हमने 3d6, ठीक है। सो इसको भी अगर आप कर लोगे, यहाँ तक देखो 3d6 है ना, इसी में मैं चेंज कर दे रही हूँ 3d6, और यहाँ 4s2 होगा, है ना। तो आप इसको टोटल कर लेंगे पूरा तो आएगा 26, एंड आपका एलिमेंट है आयरन, ठीक। यहाँ तक आपका 20 होता है, +6 26। सो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब कई बारी क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो आप पिछले कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या उसके रिगार्डिंग, ठीक है, वो सब कुछ मिक्स करके भी क्वेश्चन आता है। एक वो चीज़, और आयनिक स्पीशीज़ की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे वो सीखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस फॉर्म में पूछा हुआ है। अ न्यूट्रल एटम ऑफ एलिमेंट हैज़ 2k8l 5m इलेक्ट्रॉन्स। पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि क्या है। मैंने आपको बताया था बोहर्स वाला जब हमने मॉडल पढ़ा था, कि क्या बताया था कि शेल को हम KLMN इस तरह से भी डिनोट करते हैं। शेल को, ये याद रखना, सब शेल नहीं, शेल को, मेन प्रिंसिपल शेल को, या 1 2 3 4 से भी, यानी कि n की वैल्यू 1 है जब, तो क्या इसका क्या मतलब हुआ, n की वैल्यू 1 मतलब k, 2l KLMN इसी तरह से, है ना। तो ये वही चीज़ आपको दिया हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके K शेल में है, 8 इलेक्ट्रॉन्स L में है, 5 M में है। कुछ नहीं करना, आपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को प्लस कर देना है, तो हमें पता लग जाएगा जितने शेल्स दिए हुए हैं, 3 शेल्स हैं, है ना, और उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ से हमारी आ जाएगी एटॉमिक नंबर, एंड फर्दर क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो 8 + 2 10 + 5 15, ठीक, तीनों को प्लस कर दोगे तो एटॉमिक नंबर आपका सबसे पहले आ गया कितना, 2 + 8 + 5 = 15, एंड इट इज़, ये लिख देती हूँ मैं, फॉस्फोरस है ये, ठीक है। पूछा नहीं हुआ है, अगर इनकेस पूछा तो अब बता दो। ओके, पहला पार्ट हमारा हो गया एटॉमिक नंबर। फिर वो कह रहा है टोटल s इलेक्ट्रॉन निकालिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आएगा कि नहीं आएगा, चेक करते हैं। देखिए यहाँ तक हमारा 10 था, है ना, फिर हमें उसके बाद क्या चाहिए, खाली 5, तो यानी आपका आ जाएगा 3p3। इसको ओपन अप करके लिख लेती हूँ मैं, 3px1 3py1 3pz1, फाइन। अब उसने पूछा है टोटल s इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, राइट, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके टोटल s इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारा हो गया b पार्ट। c पार्ट में क्या पूछा हुआ है, टोटल p इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ आया 6, उसके बाद 7 8 9 आपके p इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को प्लस करोगे तो भी 15 आ रहा है, 9 + 6 15, तो हमारा क्रॉस चेक भी हो गया। अच्छा, उसके बाद अगला पार्ट है डी पार्ट। डी पार्ट में आपसे क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालो। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका तब चेंज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम में हमेशा इक्वल होगा। यहाँ क्वेश्चन में मेंशन भी था न्यूट्रल एटम। अगर न्यूट्रल नहीं होता, कैटायनिक या एनायनिक स्पीशीज होती, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डिफरेंट आते, ठीक है। बट यहाँ न्यूट्रल है, इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपका 15 था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल 15, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 15। ओके, लास्ट पार्ट रह गया वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, कि कितनों के साथ वो और कंबाइन कर सकता है। नेचुरली उसका मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन कर क्यों रहे हैं हम, ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाए, राइट। यहाँ पे देखो, ये आप देख सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, जो अनपेयर्ड है, इसको 3 ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए। वैसे भी आप देखो फॉस्फोरस आपका, अगेन वही बात आ गई पीरियोडिक टेबल की, मैंने कहा था ना बार बार यूज़ होगा पीरियोडिक टेबल। 10th में आपने पीरियोडिक टेबल एटलीस्ट बेसिक एलिमेंट्स को लेके ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो फॉस्फोरस किसकी फैमिली में आता है, नाइट्रोजन फैमिली में, मतलब नाइट्रोजन ऊपर है, उसके नीचे फॉस्फोरस है ना। उस अभी हम नेक्स्ट अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे जब इसके बाद, इस चैप्टर के बाद, तो पीरियोडिक टेबल ही आएगा। वहाँ आपको पता लग जाएगा कि ग्रुप्स में कैसे चेंजेस आते हैं, पीरियड्स में कैसे चेंजेस आते हैं। सो नाइट्रोजन, उसके नीचे फॉस्फोरस। नाइट्रोजन की आपको पता है वैलेंसी 3 है, तो फॉस्फोरस की भी सेम ही रहेगी। ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं कुछ जो सेम आती हैं, ठीक है। तो ये आप धीरे धीरे सीख जाओगे। अब क्यों, और ये क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि छोटे एलिमेंट्स का तो आपको यूजुअली पता होता है, बड़े एलिमेंट्स का नहीं पता होता। वहाँ पे हमें यही कॉन्सेप्ट लगाना होता है कि एक ग्रुप में प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट
सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं कह रही हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर रही हूँ। वो मैं धीरे धीरे जब हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको बताती जाऊंगी कि कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती है एंड कौन सी डिफरेंट। एनीवेज उसको हम बाद में पढ़ेंगे। वैलेंसी में कंबाइनिंग कैपेसिटी, राइट, इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो इसके ये जो कॉन्फ़िगरेशन है कंप्लीट हो जाएगी, है ना, कंप्लीटली फिल टाइप हो जाएगी। सो इसकी वैलेंसी आ गई 3। ठीक हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब करते हैं कैटायनिक एनायनिक अगर स्पीशीज दी हो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कैटायनिक या एनायनिक स्पीशीज में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे वो सीखते हैं। सबसे पहला है आपका, ये चलो सिंपल वाला कर लेते हैं, छोटे हैं आपके एलिमेंट्स। H नेगेटिव, H में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 नेगेटिव है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2। वैसे क्या होनी थी? 1s1 होनी थी, 1 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया 1s2। ओके, N नेगेटिव, N1 नेगेटिव का मतलब N की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे। तो N की कितनी होती थी? N का एटॉमिक नंबर 7, राइट। 1s2, 2s2, 4 हो गए, 3 रहता था ना, 3 में आपका क्या आना था? 2p3। ये आपकी, अच्छा इसके लिए मैं एक टिप्स आप कह सकते हो कि टिप मैं ये दूंगी कि कैटायनिक और एनायनिक स्पीशीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पहले आप जो न्यूट्रल एटम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो। उसमें अगर आप पहले वो लिखोगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी। उसके बाद आप कैटायनिक या एनायनिक स्पीशीज की नेक्स्ट स्टेप में लिखो। मैं यहाँ पे इसलिए कर दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी छोटे एलिमेंट्स हैं, प्रैक्टिस है, इस वजह से बड़े एलिमेंट्स में आपको पूरा मैं करके दिखाऊंगी, ठीक है। सो N की आपकी क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन? 7 एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 4 हो गया यहाँ पे, 3 और 2p3। ये सिंपल N की हुई, बट 1 नेगेटिव है तो हम इसको क्या कर देंगे? 2p4। अब हो सकता था इसी में आपसे पूछा जाता अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो आप p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिल करके चेक करते और 2p4 में आपके कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते? 2, ठीक है। ओके, s2 नेगेटिव, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए मतलब 18। अब करते हैं इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितना हो गया यहाँ तक? 10, 10 + 2 12। हमें कितना करना है? 18 आपको पता है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। तो आप सिंपली क्या कर दोगे? 3p6 चेक कर लो बस। 1 2 3 4, 4 + 6 10, 12 एंड देन +6 18, ठीक है। सो ये हो गया आपका। अब हम करते हैं ये बड़े बड़े एलिमेंट्स। इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। छोटे छोटे एलिमेंट्स हमने पहले क्यों किए? क्योंकि लिखने का तरीका धीरे धीरे करके ही सीखा जाता है ना, ठीक है। फाइन, अब हम करते हैं सबसे पहले कॉपर के लिए। कॉपर 2+ दिया हुआ है, आप क्या करोगे? पहले कॉपर के लिए लिखोगे 1s2 एटॉमिक नंबर 24, ठीक। 1s2 जब भी लिखना एटॉमिक नंबर ना यहाँ नीचे लिखा करो, है ना, हमें पता है कि नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, हम ऊपर मास नंबर लिखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। अच्छा सॉरी, कॉपर है ये, इट शुड बी, मैंने इसको क्रोमियम लेके चल रही थी। कॉपर 29, 4s1, 3d10, ठीक है। ये हमने लिखा सिंपल कॉपर का। अब क्या बोल रहा है वो? 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, तभी 2+ है ना। अब ये चीज़ आप ध्यान रखो, फिलिंग भी 4s में पहले होती है और इलेक्ट्रॉन निकलता भी 4s से पहले है, ठीक है। एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि जब तक फिलिंग नहीं हुई होती है 4s शेल की आपकी एनर्जी कम होती है, इसलिए उसमें फिलिंग पहले होती है, ठीक। बट आफ्टर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 4s की एनर्जी बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू 3d। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में से निकलेगा? जिसकी हायर एनर्जी है उसमें से इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है, राइट। सो 4s का 1 इलेक्ट्रॉन हटाओगे आप, ये चीज़ हट जाएगी, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी हटाओगे, तो आपकी कॉपर 2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s अब नहीं लिखोगे आप, क्या लिखोगे? 3d9। फाइन, कितना आसान हो गया। अगर हम सिंपल कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखें तो हमें चीज़ें सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। अगला करते हैं क्रोमियम +3। क्रोमियम आपका 24, 1s2, 2s2, 2p6। इसके लिए आप लोग एक चीज़ और कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करो एंड देन चेक करो। उससे क्या होगा? आपको खुद से प्रैक्टिस हो जाएगी एंड ये पता लगेगा कि क्या आप लोग कर पा रहे हो क्वेश्चन की नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए मैंने क्वेश्चंस भी काफ़ी लिए होते हैं अपने लेक्चर्स में, क्योंकि जस्ट थ्योरी पढ़ते जाओ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उस थ्योरी को क्वेश्चंस में अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो देन देयर इज़ नो बेनिफिट, क्योंकि ना आप कोई नॉर्मल एग्जाम क्रैक कर सकते हो ना ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। इसीलिए क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो,
चाहे वो किसी भी टाइप की केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनीवन, राइट। अच्छा, बैक टू द पॉइंट, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6 4s1 3d5, ये था हमारा नॉर्मल क्रोमियम 24 वाला। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है? 3 इलेक्ट्रॉन्स कम, एक ये हट जाएगा और 2 यहाँ से, ठीक है। सो आपकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑलरेडी कम कर दिया था, 2 यहाँ से गए, 3d3, ठीक है। कभी कभार अगर आपको ऐसा लगे तो आप चेक कर सकते हो सबको प्लस करके, 24 में से 3 कम 21 होंगे ना, ये आपका 10 था, यहाँ पे आपका 10 + 2 यहाँ 18 आया, 19 20 21, ठीक है। क्रॉस चेक भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो। देन आयरन के लिए, आयरन की ये दोनों तो देखो सिंपल आयरन से ही हो जाएगा। पहले हम आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 26 क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6, कितना हो गया यहाँ तक 10 एंड 18, राइट। 10 + 2 फाइन। उसके बाद 4s2 एंड 3d6, ये हमारी सिंपल नॉर्मल आयरन के लिए है। अच्छा, उसके बाद बोला है आयरन +2 में कुछ नहीं करना, ये आपका कट हो जाएगा खाली, है ना। आयरन +2 में आप क्या करोगे, सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी सेम रहेगी, बस ये नहीं होगा, 4s2 नहीं आएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से पहले निकल जाएंगे। +3 में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो निकले और वहाँ से भी एक निकलेगा, तो +3 की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले 3d5, ठीक। क्या रह गया हमारा एक n2+, ठीक है। ओके, नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन आपने कम करने हैं। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन फिर से छोटा एलिमेंट आ गया, पहले लिख लेते हैं, चलो 1s2 2s2 2p, नाइट्रोजन का आपका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर था आपका 7 के लिए मतलब 4 + 3 ये आना था ना। हमने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट करने हैं, 3 में से 2 गया 1, ये आपकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। छोटे एलिमेंट्स में ये है कि आप ऐसे कर सकते हो, बड़े में गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए मैं पूरा लिखती हूँ पहले एक बार सिंपल। न्यूट्रल एटम की जो स्टेट है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन जो आपको कैटायनिक या एनायनिक स्पीशीज़ निकालनी है मतलब वो, ठीक। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड उसके सारे क्वेश्चंस। अब हम करते हैं नेक्स्ट शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, जिसमें हमें सारे ऑर्बिटल्स की एक-एक करके शेप करनी है। नेक्स्ट अब आपने देखो शेप्स करनी है s p d की, f की नहीं करनी है, s की करनी है, p की करनी है और d की करनी है। इनमें भी शेप्स आपकी ना s और p में तो चलो सिंपल है, ठीक है। d की डिफरेंट है क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स जो हैं, पांचों की आपकी शेप डिफरेंट आती है। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं s से। s ऑर्बिटल्स के केस में कुछ नहीं है, सिंपल स्फीरिकल इन शेप है, ठीक है। क्या शेप है आपकी? स्फीरिकल। अब अगर सबकी स्फीरिकल ही है तो फर्क क्या है 1s में, 2s में, 3s में, है ना। 1s 2s 3s तीनों की मैं अलग अलग फिगर बना रही हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि क्या फ़र्क है। सेंटर में न्यूक्लियस है, राइट, एंड उसके बाद हम कहते हैं ना कि उसके आसपास तक इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक ये हल्की सी बाउंड्री जैसे ड्रॉ कर दे रही हूँ, बट बाउंड्री आपको पता नहीं होती है, एक्चुअली डॉट 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 ड्रॉ करना है। तो अंडरस्टूड है कि ये आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो कर रहे हो, ठीक है। मैं अगेन एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आई एम नॉट ड्रॉइंग द लाइन, एक्चुअली फॉर कन्वीनियंस आप डॉट डॉट ड्रॉ करोगे तो जस्ट समझाने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि ज़्यादा है वो है। ये हो गया आपका 1s। ऐसे ही हम क्या करेंगे 2s के लिए करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पास में ज़्यादा होंगे, है ना। उसके बाद आपने इसमें क्या होता है 2s में ना ऑब्जर्व की एक चीज़, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, फिर अचानक ये जैसे जैसे आप थोड़ा दूर जाओगे ये बढ़ती जाती है, लेकिन थोड़ा और दूर जाओगे तो अचानक से डिक्रीज़ हो जाती है एक स्टेज के बाद, एंड एक गैप के बाद अगेन फिर ये शुरू हो जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। ये डॉट डॉट में इस तरह से ड्रॉ कर दे रही हूँ सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए, और बीच में गैप भी है, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। गैप आपका क्या है मैं आपको बताऊंगी। ऐसे ही 3s में भी, ठीक है। 2s हो गया, इसमें एक गैप दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे मैं फटाफट से ड्रॉ कर देती हूँ। देखो एक तो आपका ये है, ठीक, जिसमें आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई,
ओके फाइन। इसमें साइज को मत सोचना क्योंकि ये जस्ट हम पिक्टोरियल डिपिक्शन है, जस्ट शो कर रहे हैं, बट अदरवाइज साइज आपको पता है 3s का कंपैरेटिवली बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू 2s एंड इसका 1s से बड़ा होगा। ठीक, उसके बाद क्या बोला था मैंने, जैसे यहाँ पे एक गैप आ गया था ना, फिर एक बेल्ट आपकी ऐसी आई थी, ये शेडेड में ड्रॉ कर दे रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए। एक बार शेडेड ड्रॉ कर देते हैं, देन उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे। एक ये हो गया और ऐसे ही एक और आ जाएगा एक गैप के बाद, ठीक है। ये यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन डॉट्स ड्रॉ करना थोड़ा सा बोर्ड पे ठक 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 प्रॉब्लमेटिक था, ये तो जस्ट आपको समझाना है इसलिए मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब देखिए फ़र्क क्या है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड दिख रही है ना, और उसके बाद कहीं कोई नोड नहीं है। मैंने एक वर्ड बोला नोड, ये नोड क्या है एक्चुअली, आप ये दिखा क्या रहे हो इलेक्ट्रॉन्स डॉट्स की फॉर्म में, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी कि न्यूक्लियस के आसपास कितना होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा है, उसके बाद धीरे धीरे वो वहाँ पे उसके उतने एरिया में वो बढ़ती जाती है प्रोबेबिलिटी, देन एक स्टेज आती है 0 हो जाती है, ठीक है। 1s में नहीं होती है, 0 होगी अगेन, फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो जहां आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बीच में 0 हो जाती है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज नोड। तो आप क्या बोलोगे, एरिया रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बिकम्स 0, दैट इज नोड या फिर नोडल सरफेस। ठीक, नोड या नोडल सरफेस। ये भी दो टाइप के नोड्स होते हैं, रेडियल एंड एंगुलर। बताऊंगी अभी मैं, थोड़ी एक बारी शेप्स बाकी डिस्कस कर लें क्योंकि बाकी शेप्स में आपको पता लगेगा रेडियल और एंगुलर नोड का फर्क, यहाँ पे पता नहीं लग पाएगा। ओके, यहाँ पे कितना आपका नोड आया, 2s में 1 नोड आया, 3s में 2 नोड्स आए। तो आप देख सकते हो, अगर मैं ये कहूँ 1s 2s 3s डिफर कर रहे हैं, किस चीज़ में कर रहे हैं, नंबर ऑफ नोड्स में और साइज में और एनर्जी में। आपको पता है जितना ज़्यादा बाहर ऑर्बिटल होगा आपका जो शेल सब शेल, जैसे जैसे आप बाहर जाते हो एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर 2s फिर 1s। साइज एंड एनर्जी में, साइज का भी यही ऑर्डर है, एनर्जी का भी यही ऑर्डर है, इसमें डिफर करेगा, और नंबर ऑफ नोड्स में डिफर करेगा। अब एक ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, सपोज करो मैं कहती हूँ साई का और आर, 1s के लिए और 2s के लिए, ठीक है, और इसी के कंपैरेटिवली हम साई स्क्वायर का भी ग्राफ प्लॉट करते हैं 1s एंड 2s के लिए। साई का हमारी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं थी, है ना, जस्ट वेव फंक्शन था। 1s के केस में ऐसे आता है, ठीक है, और 2s के केस में यहाँ आते आते आपका ये नीचे चला जाता है, एंड उसके बाद ये इस तरह से, तो पॉजिटिव पार्ट है, देन ये आपका नेगेटिव पार्ट आ जा रहा है। यही बात हुई ना। ओके, क्यों, क्योंकि ये आपका सिंपली साई है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आप एक सिंगल वैल्यू लेके चल रहे हो उसकी। साई स्क्वायर क्या था आपका, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। आपको पता है किसी भी चीज़ का कोई नेगेटिव भी है, उसका स्क्वायर करो तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। दूसरा साई स्क्वायर आपको क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ये ग्राफ थोड़ा सा चेंज होगा दिस वे, है ना, देखने में एक जैसा लग रहा है बट थोड़ा सा चेंज हुआ। ये 1s के लिए है, 2s के लिए क्या होगा, यहाँ से आते आते ये नोड आपका 0 हो गया, देन अगेन हाई, देन अगेन इस तरह से, तो ये आपका नोड शो कर रहा है, एंड दिस इज फॉर 2s। पॉजिटिव होना था क्योंकि ऑब्वियसली स्क्वायर है, एंड जहां आपका ये बिल्कुल 0 हो रहा है, इस लाइन का मतलब क्या है, 0 लाइन ही तो है। साई स्क्वायर का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो यानी यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 हो रही है, वो वही चीज़ है जो आप नोड के लिए कर रहे थे, है ना। 2s के लिए ऐसे हुआ, एक पहाड़ जैसा आया, 3s के लिए 2 पहाड़ आ जाएंगे, ये याद करने का तरीका है। सो ये जस्ट मैंने आपको ग्राफिकल फॉर्म में समझाया कि प्रोबेबिलिटी अगर आप प्लॉट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस तो क्या आ रहा है आपका ग्राफ, एंड मेनली आपको ग्राफ के साथ साथ ये पता होनी चाहिए कि शेप्स क्या आएगी। ये तो बात हुई s ऑर्बिटल्स की। अब इसी तरह हम करेंगे पहले p ऑर्बिटल्स, देन d ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट है p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स में देखिए क्या ऑब्जर्व किया गया कि आपका जो डम्बल शेप आती है, ठीक है, ये डम्बल शेप किस चीज़ की है, मतलब ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन का रीजन है। डम्बल देखा है ना, जो लोग जिम करते हैं उनको पता होगा डम्बल क्या होता है। हो सकता है कोई ऐसा भी हो जिसको डम्बल ना पता हो, वैसे तो दुनिया आजकल मैक्सिमम फिटनेस फ्रीक है, तो आई थिंक डम्बल पता होगा, जिससे डोले बनाते हैं लोग मैक्सिमम। सो उसी तरह की शेप दिख रही है ना आपको, कि सेंटर में आपका उसमें एक रॉड होती है छोटी सी, एंड साइड में 2 आपके वेट्स होते हैं। सो इट इज़ द सेम थिंग, इसलिए इसको बोला जाता है डम्बल शेप। ठीक, ओके, ये
एक साइड प्लस एक साइड नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन दोनों लोब्स में इक्वल है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्लस माइनस का मतलब ये नहीं है कि कहीं पे आपकी कम है कहीं पे ज़्यादा है, नो, प्रोबेबिलिटी आपके दोनों लोब्स में इक्वल है, कम ज़्यादा नहीं है, बस जस्ट आप ये साइन शो करते हो। अच्छा, एस में आपने देखा स्फीरिकल था, कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपका डायरेक्शनल नेचर आ गया, ठीक है, डायरेक्शनल इन कैरेक्टरिस्टिक्स या डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शन पता लग रही है ना हमें। और अगर मैं तीन अलग अलग एक्सिस में हमारे पास क्या है, पी एक्स पी वाई पी जेड, तीनों कहीं आपकी शेप ये होगी, तो फर्क क्या है वो देखते हैं। सपोज कीजिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ओके, ये वाई, ये एक्स, सॉरी एक्स एंड ये जेड, ठीक है, तीनों मुझे अलग अलग ड्रॉ करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोगों को समझ नहीं लगेगा। ये हमारा था, यस हमने y ले रखा है ना, y, ये हमने लिया है x। अच्छा, इसमें भी ना कोई श्योर नहीं है कि आपको कौन सा एक्सिस लेना है, किसी किसी बुक्स में ये वाला जो एक्सिस है इसको z लिया हुआ है, तो आपको जस्ट तीनों एक्सिस अलग अलग शो करने हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दैट्स इट। उससे ज़्यादा ये देखने की जरूरत नहीं है कौन सा है कौन सा नहीं, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि आपको सीधी वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन क्या पुट करनी है, दूसरी कौन सी पुट करनी है, नो, z अगेन, इधर x एंड y। बट इस केस में आप जैसे आप खुद ड्रॉ कर रहे हो, बता रहे हो, तो इसमें सेम रखना है, ऐसा ना हो इसमें एक में y यहाँ एक में कहीं और, तो वो मतलब ही चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको तीन ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। पी एक्स कहाँ होगा, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे होगा, सो यू विल ड्रॉ लाइक दिस, इधर आपका पॉजिटिव साइन आएगा, इधर आपका नेगेटिव साइन। ये पॉजिटिव नेगेटिव ना मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर लग जाएगा पता, ठीक है, ओके। ये आपका पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, मतलब जो आपका ये पॉजिटिव लोब है ये नेगेटिव लोब है, ये एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया तो ये है हमारा पी एक्स ऑर्बिटल। अच्छा, अब मैं यहाँ पी वाई ड्रॉ करती हूँ, ठीक, पी वाई आपका वाई एक्सिस पे होगा ऑब्वियसली, इसी से ड्रॉ कर देती हूँ दिस वे, फाइन। और एक चीज़ और, ड्रॉ करते टाइम ये ध्यान देना दोनों लोब्स आपके इक्वल हों, ठीक है, माना थोड़ा बहुत ड्रॉ करने में ऊपर नीचे होता है बट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो, बिकॉज दोनों लोब्स आपके इक्वल इन साइज होते हैं। प्रोबेबिलिटी दोनों के इक्वल इन साइज का मतलब यही हुआ ना कि प्रोबेबिलिटी आप इक्वल शो करो, वो डॉट्स की फॉर्म में। दूसरा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप में ऑलमोस्ट दोनों में सेम दिखानी है, ठीक है, अगर आप डॉट्स की फॉर्म में शो कर रहे हो। यहाँ भी आपका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तीसरा है आपका जेड एक्सिस, जेड एक्सिस में आप ड्रॉ करोगे इस तरह से, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, पी एक्स पी वाई पी जेड, क्लियर। अगेन अब हम नोड्स की बात करें तो देखिए 1s 2s 3s में क्या देखा आपने, जब s जिस शेल में s शुरू हो रहा है वहां नोड नहीं होगा, उससे अगले वाले में एक नोड, उससे अगले में दो नोड। तो ऐसे ही p ऑर्बिटल हमारा कब शुरू होता है, सेकेंड शेल से, 2p आएगा, देन 3p आएगा, देन 4p आएगा, सेकेंड शेल से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट शेल में तो हमारा p ऑर्बिटल होता नहीं है, तो यहाँ 0 नोड, ठीक है, उसके बाद 3p में 1, 4p में 2, इसी तरह से इंक्रीज होता जाएगा, ठीक। सो नोड्स की बात कर ले हमने। दूसरी बात ये है, ये जो आपको एक प्लेन दिख रहा है ना, जैसे ये एरिया है जो ये सेंटर वाला, यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी 0 है, इसको आप नोडल प्लेन भी कहते हो, नोडल सरफेस हो गया, नोड हो गया, नोडल प्लेन हो गया, करेक्ट। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 है। अब बात आती है कि इन तीनों में फ़र्क क्या है, 2p 3p 4p में अगेन नंबर ऑफ नोड्स में फ़र्क है और नंबर ऑफ साइज एंड एनर्जी में फ़र्क आएगा, है ना। साइज एंड एनर्जी में फिर वही सेम चीज़ है, 4p का साइज बड़ा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू 3p एंड 2p। सो p ऑर्बिटल्स हो गए हमारे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, लास्ट d ऑर्बिटल्स। यहाँ तो आपको देखो सेम शेप जैसी दिख रही है ना, बस एक्सेस हमने फ़र्क है। d में ऐसा नहीं है, d में पांचों ऑर्बिटल्स में थोड़ी बहुत सिमिलर शेप है एंड कुछ की तो इंटायरली डिफरेंट है। चलो वो करते हैं। d में आपके 5 ऑर्बिटल्स हैं, चलो एक एक करके करते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्चुअली माइनस भी नहीं है, डैश है ये, एंड देन डी जेड स्क्वायर, ठीक। एस की आपकी शेप थी स्फीरिकल, पी की थी डम्बल। यहाँ पे आपकी दो तरह की शेप्स हैं, क्लोवर लीफ लाइक, ठीक है, क्लोवर लीफ लाइक बताती हूँ अभी क्या होता है। 4 ऑर्बिटल्स की क्लोवर लीफ लाइक है और इन चारों की, और इसकी है डोनट शेप्ड,
डोनट आपकी स्वीट डिश होती है, ठीक है, या आप एक्चुअली बेक्ड स्वीट डिश टाइप आप कह सकते हो, वो होता है। कोई नहीं, अगर किसी को नहीं भी पता तो जस्ट नाम याद रख लेना। dxy में आपने करना क्या है, यहां पे आपने वहां देखो क्या किया था, जिस एक्सिस पे था ना px, तो आपने x पे ड्रॉ किया था। यहां क्या करना है, जो दो चीज यहां आपको गिवन होंगी x एंड y, उसके बीच में ड्रॉ करना है। xy लिख दिया मैंने, यू विल ड्रॉ लाइक दिस। लोब्स अगेन ध्यान रखना सेम साइज के हों, ठीक। ड्रॉ इट केयरफुली दिस वे। पहली बात है, इसी को कहते हैं क्लोवर लीफ लाइक। पता नहीं आपने कभी नोट किया नहीं किया हो, कभी घास फूल पत्ती में देखो तो 4 पत्तियों वाला ऐसा छोटे छोटे से पौधे ऐसे ग्रास जैसी उगी होती है, उस शेप को आप कहते हो क्लोवर लीफ लाइक, ठीक है। तो इस तरह की शेप है। दूसरा, पी का जो आपने डंबल जब ड्रॉ किया था, एक साइड प्लस था और एक साइड माइनस, यानी अपोजिट साइन थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अपोजिट्स वाले दोनों माइनस दोनों प्लस, इस तरह से ड्रॉ करोगे। मैंने आपको फिर बता देती हूँ, मैं एक्स वाई था तो एक्स और वाई प्लेन के बीच में आपने लोब्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। वाई जेड में क्या करोगे, एक तो तरीका ऐसा है कि इसी में तीसरा एक्सिस ड्रॉ करो एंड उसमें शेप वाई एक्सिस के बीच में ड्रॉ करो। जैसे सपोज करो, मैं इसी में एक बार बता देती हूँ आपको, ये x था ना, ये y था, एंड इफ़ यू ड्रॉ इट लाइक दिस, ये आपने z बना दिया, तो y और z इसके बीच में खाली ड्रॉ करोगे इस तरह से, ऐसे किया एंड ऐसे, तो उसमें आपकी शेप ना क्लियर नहीं आ पाएगी। एग्जाम में आपको अगर ड्रॉ करना है, आपको चाहिए कि आपकी शेप क्लियर आए, सो यू शुड नॉट डू लाइक दिस। मेरे ख्याल से तो उससे बेटर ये है कि आप ये चीज़ चेंज कर दें, ठीक है, क्योंकि इसकी शेप ड्रॉ करने को आती ही आती है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने क्या किया, वाई जेड था, एक साइड y लिख दिया, एक साइड z लिख दिया, दैट्स इट। उसके बाद सेम वैसे ही आपने ड्रॉ कर देना, ये सेम माइनस प्लस ड्रॉ कर देना। अच्छा, तीसरा आपका आया एक्स जेड, उसमें भी यही करोगे। हेयर ऑल्सो इट इज सेम, यहाँ मैंने साइज छोटा ड्रॉ कर दिया, बट यू हैव टू ड्रॉ द सेम जैसा कि ये ड्रॉ किया हुआ है, ठीक। ये तो बात आई इन तीनों की। उसके बाद बात आती है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। इसकी शेप थोड़ी डिफरेंट है। कैसे, एक्स वाई ये था आपका, यहाँ पे याद रखो ये आपने इन बिटवीन द एक्सिस ड्रॉ किया है। तीनों में क्वेश्चन के बाद पूछा जाता है, अमंग डी ऑर्बिटल्स विच वन आर द ऑर्बिटल्स इन विच लोब्स आर प्रेजेंट, या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस। तो ये इन बिटवीन द एक्सिस है, ऑन द एक्सिस आपका ये होता है, ठीक है। क्लोवर लीफ इसकी भी है, लेकिन आपने इसको देखो किस पे ड्रॉ किया है, एक्सिस पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे भी सेम वही अपोजिट, 2 माइनस फिर 2 प्लस, ठीक है। प्लस माइनस का मैं फिर से बोल रही हूँ कोई रोल नहीं है, ये कोई चार्ज को लेके नहीं है, जस्ट आपका अपोजिट साइंस आपने ड्रॉ किए हुए हैं, दैट्स इट। इसको भूल जाओ, ठीक है, नहीं भी ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। लास्ट आपकी बची डी जेड स्क्वायर। इसका आपका एक तो ये, ठीक है, डंबल जैसी शेप है एंड उसके आसपास एक रिंग जैसी है, ठीक। इसको मैं शेडेड ड्रॉ कर दे रही हूं। ये रिंग भी आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये आपको शेप याद रखनी है क्योंकि डी जेड स्क्वायर बहुत पूछा जाता है दिस वे, ठीक है। मतलब ऐसे सोचो कि एक डंबल है और उसके सेंटर में हमने रिंग डाल दी है कोई, सो इट इज दैट शेप एक्चुअली, ठीक। सो क्लियर हो गया आपको शेप्स। अब बात करते हैं यहाँ पे नोड्स की। हमने एस में जैसे बात की, पी में जैसे बात की, वैसे ही सेम यहाँ आएगा। डी हमारा कब स्टार्ट होता है, 3rd से, तो 3D में 0 नोड, देन 4D 1, 5D 2 एंड इट विल कंटिन्यू, ऐसे ही चलेगा। अब अभी तक आप बात कर रहे थे नोड्स की। जितने भी हम जो अब नोड्स पढ़ रहे हैं ना, वो आपके नोड्स हैं रेडियल या स्फिरिकल नोड्स। रेडियल का मतलब क्या है, रेडियस से रिलेटेड, कि सेंटर से आप अगर एक डिस्टेंस कवर कर रहे हो, किस डिस्टेंस पे जाके आपका नोड आ रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 हो रही है। तो रेडियल या स्फिरिकल नोड्स आप अभी तक कर रहे थे। और एक आपके नोड्स हैं ये जो प्लेन्स दिख रहे हैं, प्लेन भी तो है ना हमारा। नोडल प्लेन को आप क्या कहते हो, एंगुलर नोड्स। नोडल प्लेन बोलो या एंगुलर नोड्स, 2 टाइप के नोड्स हो गए। मैं कह रही थी ना 2 टाइप के नोड्स हैं। एक हो गया आपका रेडियल नोड्स या स्फिरिकल नोड्स, एंड दूसरा हो गया नोडल प्लेन या फिर एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स आपके किस फॉर्मूले से निकलते हैं, ये फॉर्मूला बहुत याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, n-l-1, n-l-1। n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। अप्लाई करके देखें,
1s पे करते हैं। 1s में n की वैल्यू 1, s की वैल्यू 0, 1 माइनस 0 माइनस 1 क्या आया, 1 माइनस ओवरऑल 0 आ गया। सो तभी हमारे 1s में कोई नोड नहीं है। इस पे अप्लाई करके देखें 5d पे। 5d में 5 माइनस d की वैल्यू क्या होती है, spd 0 1 2, तो 5 माइनस 2 माइनस 1 कितना, 5 माइनस 3 2, तभी मैंने यहाँ लिखा था 2। तो ये आपके रेडियल नोड्स तो कैलकुलेट हो जाएंगे n माइनस l माइनस 1। ये क्यों फॉर्मूला मैंने बताया, इन केस आपको कभी ऐसा बाद में इस तरह का भी आता है 7f में बताओ कितने नोड्स होंगे, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, करेक्ट। अच्छा, दूसरा है आपका नोडल प्लेन या एंगुलर नोड्स। ये आपका कैलकुलेट होता है, इट इज इक्वल टू l यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होगा आपका उसकी वैल्यू से। d में देखो आपका, ठीक है, ये आपको सपोज करो अगर कभी भी पूछा जाए आपको इसी तरह से बताना है l की वैल्यू से ही। उसके बाद टोटल नोड्स आपके क्या होंगे, n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1, n मतलब जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसमें एक कम कर दोगे आप, ठीक है। सो दिस वाज ऑल जिसमें कि हमने बात की एंगुलर नोड्स। अब यहाँ पे भी आपका 4d 5d की बात हो रही है ना, कि आप अगर ये सोचो 4d में 1 है आपका, 3d में कोई नोड नहीं है, ये प्लेन की बात हो रही है। एंड प्लेन आपका एंगुलर नोड्स मतलब क्या है, किसी एक एंगल पे जहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 हो रही है। सो आपको बेसिकली नोड्स याद रखने हैं, रेडियल नोड्स के लिए फॉर्मूला एंड एंगुलर नोड्स के लिए फॉर्मूला आपका हो गया। शेप्स आपको पता लग गई, नोड्स नोडल प्लेन पता लग गया। सो जितना ये आपका शेप्स ऑफ ऑर्बिटल था, इसमें देखो मेन पार्ट क्या है, शेप ड्रॉ करने आनी चाहिए, दूसरा पार्ट नोड्स पूछा जाता है, ठीक, इतना आपको आना चाहिए। और एक आपका और चीज़ है जो अब मैं इसके बाद नेक्स्ट कराऊंगी, प्लॉट आता है यानी कि ग्राफिकल। इसके पहले अभी हमने जो किया था वो जस्ट मैंने वैसे ही समझाया था, बट एक और आपका ग्राफिकल प्लॉट है जो काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, वो हम करेंगे। एंड उसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक। और यस, इसमें हमारा कोई और टॉपिक इस पॉइंट में तो हमारा नहीं बचा है, नेक्स्ट करते हैं। सो प्लॉट्स ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये भी आपकी शेप से ही रिलेटेड है। अब यहाँ बात आ रही है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की, है क्या चीज़ ये। देखिए अगर सपोज करिए हम न्यूक्लियस और ये सारी चीज़ स्फीरिकल रूप में की फॉर्म में लेके चल रहे हैं ना, तो अगर मैं कंसीडर करती हूँ एक स्फीयर और उसकी ये है थिकनेस, ठीक, सेंटर से मैंने ये लिया एंड ये लिया, ये आपका r हो गया, ये dr है, तो ये तो पूरा कितना हो गया r प्लस dr। ये थिकनेस क्या है, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं बात ये करूँ कि इलेक्ट्रॉन की रेडियल का मतलब रेडियस से रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी फंक्शन मतलब रेडियस यानी कि विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, कोई फंक्शन अगर आपका ये चीज़ बता रहा है कि ग्राफ के रिलेटेड की शेप कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे उसकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो बन जाएगा रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो क्या होता है, साई स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपकी साई स्क्वायर हम कर चुके हैं ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या है एक्चुअली, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। उसी को एक और टर्म दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपकी हुई साई स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इतने एरिया से, ये एरिया नहीं, इनफैक्ट मुझे वॉल्यूम कहना चाहिए, वॉल्यूम से बाहर वाला जो आपका शेल है उसका वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर है ना ये, तो 4/3 पाई आर क्यूब आपका नॉर्मली फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीरिकल शेल। तो बाहर वाले के लिए क्या हो जाएगा, r प्लस डी आर का होल क्यूब, अंदर वाले के लिए खाली r क्यूब। इनका जब माइनस लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ थिकनेस ऑफ शेल, थिकनेस dr जो आपकी थिकनेस दी हुई है ऑफ शेल, कितना होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर dr। इनफैक्ट ये सारा मैं कैलकुलेट करने के बाद बता रही हूँ। और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, मतलब विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि रेडियस को लेके क्या प्रोबेबिलिटी है उतने से एरिया में इलेक्ट्रॉन के होने की। ये फंक्शन हम पूरे उसमें मॉडल में वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए क्या बन गया हमारा फॉर्मूला 4, इसको मैं रब कर देती हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर, डी आर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, साई स्क्वायर, ठीक। अब इसी का ग्राफ प्लॉट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू आर, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, आर के रिस्पेक्ट में मैंने 1s के लिए करना है, 2s के लिए एंड 2p के लिए। आपके सिलेबस में इन्हीं तीन का है खाली, 1s, ठीक है, देन 2s के लिए, यहाँ नहीं लिखती मैं वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, 2s एंड देन 2p के लिए। ये सेम आपका यहाँ पे भी यही आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर।
यहाँ पे भी सेम यही आएगा, बस फर्क क्या आएगा शेप का। 1s के लिए देखिए आपकी शेप इस तरह से होगी, ए ऐसे बहुत पास होगा। एंड ये आपका एक जो फर्स्ट ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये है ए नॉट। याद है आपको हमने किया था बोहर मॉडल में 0.529 आंगस्ट्रम, ये वही है, ठीक है 0.529 आंगस्ट्रम हमने किया था ना। तो क्या मतलब था, ये बोहर रेडियस हमने लिया था, तो यहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगी, देन अगेन वो डाउनवर्ड्स आएगी, कम होगी, ये आपका जहाँ मिल रहा है वो नोड हो गया। अच्छा, इसके बाद आती है 2s में। 2s में मैंने क्या बताया था आपको, एक छोटा सा आएगा उसके बाद एक बड़ा सा, तो यहाँ पे भी इसी तरह से दो आपके वो आ जाएंगे। पहले वाला है आपका 0.8 ए नॉट, अगर आप ए नॉट के कंपेरिजन मतलब उसके टर्म्स में करें, ठीक है, या फिर इसके और दूसरा है आपका 0.52 ए नॉट, सॉरी ए नॉट, ए आपका स्मॉल है, ए नॉट की जो वैल्यू है उससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ आपका 0.4 के आसपास आता है, 0.475, और यहाँ आपका आता है 2.75, ये 0.4 है और ये है 2.75 आंगस्ट्रम। कुछ नहीं करना, आपने 0.8 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.529 से, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा ना इस तरह से आया। अब 2p में क्या है, 2p में है तो ये एक ही, लेकिन ये वैल्यू ए नॉट की आपकी कितनी आती है, 0.8 हो गया, 0.52, इसकी वैल्यू आपकी आ रही है, एक्चुअली वैल्यूज़ की होती है 2.1 आंगस्ट्रम। सो कितनी आएगी आपकी 0.5 के ऑलमोस्ट कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स, राइट। सो 4 ए नॉट आप कह सकते हो। मल्टीप्लाई करोगे ना आप 0.5 को 4 से तो आपका अप्रॉक्स 2 आएगा, तो उसके हिसाब से है। सो आपको बेसिकली वैसे याद ये करनी चाहिए 2.75 आंगस्ट्रम, 2.1, 0.529 ये वैल्यूज़ याद करना, आंगस्ट्रम वाली वैल्यूज़ याद करना, ठीक। ये ग्राफ पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब प्लॉट्स ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये है आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो आपने वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया है विद रिस्पेक्ट टू आपने किसके ग्राफ प्लॉट किया है, रेडियस के, रेडियस यानी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक। तो आप बेसिकली शो कर रहे हो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की रेडियस को ध्यान में रखते हुए, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस को ध्यान में रखते हुए, ठीक। सो ये चीज़ हमारी हो गई पूरी, ये इससे भी हमें शेप का ही पता लग रहा है। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट रह गया वो क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बात की थी ना डीजेनरेसी की, वो हम पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब आप एनर्जी लेवल डायग्राम की बात कर रहे हो, है ना। जैसे हम नॉर्मली एनर्जी लेवल डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं ना, सेम वैसे ही है, बट एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, फॉर हाइड्रोजन एटम यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए, एंड फॉर अदर यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। इस साइड मैंने एनर्जी ड्रॉ की, ठीक है, एंड बाकी आप ड्रॉ कर रहे हैं क्या, अलग अलग शेल्स, ठीक है। पहला है आपका 1s, इसको मैं सर्कल की तरह से ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक, ये आपका हो गया 1s। 2s में आपका एक 2s वाला और 3 2p, ये n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, ये है एक्चुअली, ठीक है। 2s 2p, 3s, फिर 3p के 3 आ जाएंगे, एंड इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो 1 2 3 4 5, ओह सॉरी, n इज इक्वल टू 3, 3sp,d, ये है आपका हाइड्रोजन एटम के लिए, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए। तो ये एक ही बार एक ही लाइन में मैं शो कर रही हूँ ना एनर्जी पे। इसका क्या मतलब है कि इन ऑर्बिटल्स की सबकी एनर्जी सेम है। जिन ऑर्बिटल्स की सेम शेल के आपके जितने भी ऑर्बिटल्स हैं हाइड्रोजन एटम में यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ में, उनकी सेम एनर्जी होती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी। यहाँ लिख देती हूँ मैं डीजेनरेसी, और इन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब दे आर हैविंग इक्वल एनर्जी, ठीक। अच्छा, ये बात हो गई। एंड उसके बाद अगर आप किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ का ड्रॉ करते हो, उसमें क्या होगा, देखो 1s में तो सिंगल है, ठीक है, 2s में आपकी 2 लाइन्स आ जाएंगी, 3s में आपकी वहाँ पे भी चेंजेस आएंगे, कैसे, 1s में तो आपका ठीक है एक ही है, 2s में 2s और 2p, 2s आप यहाँ ड्रॉ करोगे एंड 2p की आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्यों चेंज होगी उसका रीज़न मैं भी बताऊंगी। 2s हो गया 2p, उसके बाद थर्ड में क्या होता है 3s, है ना, 3p 3d, बट 3s आपका यहाँ आएगा
ठीक। अच्छा 3p आपका थोड़ा और हायर लेवल पे आएगा, ठीक। एंड 3d आपका कहाँ आएगा, वो और ऊपर आना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि उसके पहले क्या आता है 4s। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ये तो हमारा जैसे हमने 1s ड्रॉ कर दिया ना, ये आपका 2s एंड 2p आपने ड्रॉ किया हुआ है। फिर ये आपने ड्रॉ किया 3s 3p। अब इसके बाद आपको पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा 4s, क्योंकि आप एनर्जी लेवल डायग्राम शो कर रहे हो ना। 3p के बाद 4s ड्रॉ करोगे या पहले, वो चेक करते हैं। 3p n+l रूल लगाते हैं। 3p का मतलब 3 प्लस p की वैल्यू 1, तो 4 आ गया। एंड 4s की भी वैल्यू क्या आ जाएगी 4, लेकिन n+l रूल के अकॉर्डिंग जिसकी लोअर वैल्यू ऑफ n है उसकी एनर्जी कम है, तो 3p आपकी यहाँ आ जाएगी। 4s इसके ऊपर कहीं ना कहीं होगा, यहाँ पे। बट 3d आपका कहाँ होगा, 3d जरा कैलकुलेट करो। 3 प्लस d की वैल्यू कितनी होती है 0 1 2 5, तो वो उससे भी ऊपर आना चाहिए, है ना। सो इस तरह से आप ये एनर्जी लेवल डायग्राम यूजुअली बनाने को नहीं आता है, बट आपको पता होना चाहिए। इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, आपके एनर्जी लेवल डायग्राम में जो शेल है उसमें जितने आप सेम सब शेल के ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी नहीं होती है, डिफरेंट होती है। जैसे जैसे आप बाहर जाते जाते हो इस तरह से होती है, ठीक है। सेम शेल में भी आपके जो सब शेल हैं उन ऑर्बिटल्स की भी एनर्जी का ट्रेंड यही है, F वाले की सबसे ज़्यादा, फिर D, फिर P, फिर S, ठीक। तो ये इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, बट बात ये आती है कि इसका रीज़न क्या है, यहाँ सेम है यहाँ क्यों नहीं सेम है। देखिए यहाँ पे आपका एक ही इलेक्ट्रॉन था, फोर्स क्या है खाली उस इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके साथ में, न्यूक्लियस के साथ में, जो कि डेवलप हो रही है, वही एक खाली फोर्स एक्ट कर रही थी। यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ हैं, तो कुछ तो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई उन इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के साथ, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी क्या करेंगे, रिपेल। सो इसका मतलब जो आपका न्यूक्लियस का जो इफेक्ट आ रहा था वो कम हो जाएगा, है ना। वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हमारा ग्रेजुअली आप शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ोगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। शील्ड का मतलब क्या होता है, शील्ड करना, किसी को प्रोटेक्ट करना, है ना। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपके जो भी हैं वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से एक तरह से शील्ड कर रहे हैं, ताकि न्यूक्लियस की फोर्स उन पे कम लगे, उसका इन्फ्लुएंस कम लगे। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, उस न्यूक्लियस का उन इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी पे भी फर्क आएगा। डेफिनेटली आप फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का ओवरऑल जब इफेक्ट देखोगे तो आपका इफेक्ट एनर्जी लेवल डायग्राम पे दिखेगा। सो अगर आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन के बारे में, यू हैव टू टेल अबाउट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, स्क्रीनिंग इफेक्ट, एंड तीसरा क्या चीज़, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के केस में आपको ये तीनों चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। एंड इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो एक ही फोर्स डेवलप कर रही है और कोई रिपल्शन की आपकी कोई और फोर्सेस है नहीं। इसकी वजह से इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत सिंपल है एंड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आपके हमने शो किए हैं इस एनर्जी लेवल डायग्राम में, ठीक है। अब कुछ थोड़े से 2-3 क्वेश्चंस करते हैं एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। कुछ क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग, कुछ और जो हमारे पेंडिंग रह गए हैं। वैसे अदरवाइज मैंने पूरे चैप्टर में साथ के साथ ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर अप कर दिए हैं, बट स्टिल कुछ जो 2-3 क्वेश्चंस अगर रह गए होंगे वो अभी लेके हम वाइंड अप करते हैं। सो एक ये क्वेश्चन है जो MCQs के फॉर्म में काफ़ी पूछा जाता है। हो सकता है आपको 4 ऑप्शन दी हो, या फिर आपको थ्योरेटिकल वाले पार्ट में भी अगर पूछा जाएगा तो देखिए क्या है, फॉर हाइड्रोजन एटम इंडिकेट विच इज़ हायर इन एनर्जी इन ईच पेयर। कहने का मतलब है हर पेयर में बताना है, आपस में नहीं बताना है। सो 1s 2s में 2s ग्रेटर हायर एनर्जी पूछा ना, 2s इज मोर देन 1s, ठीक है। अच्छा 2p और 3p में कौन किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, 3p की। 3s और 3d में सेम होगी क्योंकि आपकी n की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। सो यू विल राइट 3s इज इक्वल टू 3d, क्योंकि आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यानी कि हाइड्रोजन एटम के बारे में है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में पूछा हो, और ये ध्यान जरूर देना कि क्या पूछा है, हायर इन एनर्जी या लोअर इन एनर्जी। चलो हम फिलहाल हायर ही कर लेते हैं। ऑब्वियसली 2s और 2p में 2p की एनर्जी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू 2s। 4d 5f में कैलकुलेट करके देख लो n+l रूल से, n 4 spdf कितना हुआ 0 1 2, 4 + 2 यहाँ 6 आया, 6 है ना। कई बार गलती हो जाती है, वो चेक कर लेते हैं। 0 1 2 3 SPDF, ठीक है। 4 + 2 6 आया इसके केस में। 5f में 5 + 3 8 आया, तो ऑब्वियसली 5f वैसे भी ज़्यादा आपका बाद में भरा जाता है, तो 5f हायर एनर्जी ही होगा।
यहाँ पे अब 3p और 3d इक्वल नहीं होगा, 3d की एनर्जी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू 3p। क्लियर? अच्छा, कभी कभार ऐसे ही 3d और 4s में पूछ लिया जाता है, या 4s एंड 4p, इसी तरह से इसी में भी पूछा जा सकता है। अगर कभी भी डाउट हो n+l रूल कैलकुलेट कर लो। अच्छा, मैंने आपको नोड्स के बारे में बताया था, नोड्स में एक चीज़ मिस हो गई, dz² में 0 नोडल प्लेन है, ठीक है। और दूसरा ये एक और चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ नोड्स के रिगार्डिंग, जो आप नोड्स कैलकुलेट करते हो, जो आपको दिख रहा है दैट इज एक्चुअली रेडियल नोड्स, राइट। नोडल प्लेन आपका डिफरेंट है, दैट इज इक्वल टू l की वैल्यू। तो आपका कोई सा भी d ऑर्बिटल होगा ना, d ऑर्बिटल मतलब कि उसमें नोडल प्लेन 2 ही होंगे। l की वैल्यू क्या होती है, यहाँ हमने लिखा था ना अभी 0 1 2 SPD, d के लिए चाहे वो कोई सा भी d ऑर्बिटल हो, 3d 4d 5d एवरीवेयर रेडियल नोड्स डिफरेंट होंगे, लेकिन एंगुलर नोड्स यानी कि नोडल प्लेन हमेशा 2 ही होंगे। बट dz² में 0 नोडल प्लेन, प्लीज याद रखना 0 नोडल प्लेन, ये पूछ लिया जाता है, ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, सपोज करो आपसे कहा गया कि g ऑर्बिटल पूछा जाए कि g ऑर्बिटल के लिए मिनिमम n की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसमें कि वो एग्जिस्ट कर जाए। जैसे f के लिए ना, कहने का मतलब उसका ये है कि कौन से ऑर्बिटल में सबसे पहले, कौन से शेल में, n का मतलब शेल, कौन से शेल में सबसे पहले g ऑर्बिटल आएगा। g ऑर्बिटल का मतलब देखो 0 1 2 3 4 इसी तरह किया हुआ ना आपने, s p d f g। तो g का मतलब क्या है, ये आप किसकी वैल्यू दिख रहे थे, l की, l इज इक्वल टू 4 है ना, g के लिए l की वैल्यू 4 है। अब n की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, अगर आप इसको रिवर्स लेके चलो, n और l में क्या रिलेशन है, l की वैल्यू होती है 0 to n-1। हमने पढ़ा हुआ है n की वैल्यू हमेशा एक ज़्यादा होगी l की वैल्यू से, राइट। तो अगर g ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 4 आ रही है तो n की वैल्यू क्या होगी, 5। इस तरह का भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा होता है। बाकी अदरवाइज पूरे चैप्टर में मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर अप कर दिए हैं, आपके सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। अब बारी है आपकी कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, रिवाइज करना है। जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ कराए हुए हैं आप उनको पढ़ने के बाद वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो एंड चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया या नहीं। उसके अलावा भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेफिनेटली करो, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के आपका चैप्टर प्रिपेयर नहीं होगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम 3rd चैप्टर, अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, यार बार बार रोज़ कहती हूँ मैं सेम बात, बट स्टिल कहनी ज़रूरी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। एंड पढ़ाई करते रहो, हंसते रहो, खुश रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।